नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं के बीच और शक्तिशाली नीलकंठ चोटी की छाया में स्थित बद्रीनाथ शहर और यहाँ पर स्थित है बद्रीनाथ धाम, जो कि भारत के 4 प्रमुख चारधाम तीर्थ स्थलों के साथ साथ छोटा चारधाम में से भी एक है। नमस्कार साथियों, प्रज्ञा ट्रैवल व्लॉग्स के आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए बद्रीनाथ यात्रा से संबंधित संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। यदि आप इस वर्ष 2023 में बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर जाने का अपना कार्यक्रम बना रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। इस वीडियो में आपको बद्रीनाथ यात्रा से संबंधित सारी जानकारियां, जैसे आप वहां कैसे पहुंच सकते हैं, कब जा सकते हैं, जाने की वहाँ क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी आपको, अब वो यात्रा कैसे कर सकते हैं और आपका यात्रा में क्या खर्चा आएगा, ये सारी जानकारियाँ, ये सवाल सब आपके इस वीडियो से पूरे हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आगे आने वाला वीडियो बड़ा ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है आप लोगों के। लेकिन उसके पहले दोस्तों, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित हिंदुओं के सबसे लोकप्रिय धार्मिक स्थलों में से एक है और ये छोटा चार धाम में से भी एक है। छोटा चार धाम का ये चौथा और अंतिम धाम है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जो कि अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। सबसे पहले दोस्तों, आपको बताते हैं कि बद्रीनाथ मंदिर भी केदारनाथ और चारधाम के अन्य मंदिरों की तरह साल के सिर्फ कुछ महीनों के लिए ही श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खुला रहता है। बाकी के समय बहुत अधिक स्नोफॉल होने की वजह से ये मंदिर श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए बंद रहता है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इस वर्ष 2023 में बद्रीनाथ धाम के कपाट कब खुलने वाले हैं। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को सुबह 7:10 पर पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करके खोल दिए जाएंगे। यदि आप इस वर्ष बद्रीनाथ यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको जो काम करना है आपकी यात्रा शुरू होने के पहले, वो है आपका यात्रा का रजिस्ट्रेशन। जी हाँ दोस्तों, यात्रा का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। तो सबसे पहले आपको आपका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। आप यहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट registration&touristcare.uk.gov.in पर जाकर के आपका यात्रा का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यहाँ से आप आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस जो है वो बहुत ही सरल है और इसके ऊपर हमने एक चैनल पे वीडियो भी बनाया हुआ है। ऊपर आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगी। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप जाके उसको ज़रूर देखिएगा। आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस उसमें मिल जाएगी कि आप आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, 21 फरवरी से रजिस्ट्रेशंस ओपन हो चुके हैं, तो आप जल्द से जल्द आपका रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, क्योंकि वहाँ पर एक लिमिटेड स्लॉट्स दिए गए हैं डेली के लिए। तो वो स्लॉट्स जो हैं बहुत ही जल्दी पूरे हो रहे हैं। आप जाना चाहते हैं तो जल्दी ही अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। अब आपको बताते हैं कि बेस्ट टाइम क्या है बद्रीनाथ धाम जाने के लिए। तो बद्रीनाथ धाम जाने का जो बेस्ट टाइम रहता है, या जो ज़्यादा श्रद्धालु जिस समय जाते हैं, वो टाइम होता है कि मई और जून का। इस टाइम यहाँ के कपाट भी ओपन होते हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर इस समय बहुत अधिक श्रद्धालु आते हैं। तो आप आने वाले मई जून में आपका बद्रीनाथ धाम का कार्यक्रम बना सकते हैं। बारिश के जो दिन रहते हैं, जो जुलाई अगस्त का महीना रहता है, इस समय बारिश की वजह से आपको रास्ते में बहुत परेशानी हो सकती है। लैंडस्लाइड की वजह से कई बार रास्ते भी बंद रहते हैं। इसके अलावा आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जब तक कपाट बंद नहीं होते तब तक भी आप यात्रा उस समय भी कर सकते हैं। वो भी यात्रा करने का बहुत अच्छा टाइम होता है। उस समय अपेक्षाकृत अभी से कम भीड़ आपको मिलेगी। तो आपको जो वहाँ पर सुविधाएं मिलती हैं, जो वहाँ पर होटल्स के कमरों के रेट वगैरह हैं, जो खाने की सुविधाएं हैं, वो ज़्यादा इजीली मिल जाती है मई जून की अपेक्षा। लेकिन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में ये पूरा पहाड़ी एरिया है, तो यहाँ पर ठंड बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है यदि आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में यात्रा कर रहे हैं। मई जून में भी वहाँ का मौसम बहुत अच्छा रहता है, काफ़ी ठंडा मौसम रहता है। वहाँ पर भी आपको आपके साथ गर्म कपड़े
ले जाने की आवश्यकता रहती है। तो चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं कि बद्रीनाथ धाम आप कैसे पहुंच सकते हैं। तो बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको पहुंचना होगा हरिद्वार। हमारी बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू होती है हरिद्वार से। हरिद्वार आप आपके शहर से बाय रोड भी आ सकते हैं और बाय ट्रेन भी आ सकते हैं। बाय रोड आप आपके शहर से खुद की गाड़ी से भी आ सकते हैं, ट्रेवल्स की गाड़ी बुक करके भी आ सकते हैं, और यदि आप दिल्ली तरफ से आ रहे हैं तो आप वहां से बाय बस भी आ सकते हैं। और उत्तराखंड के जो मुख्य मेन शहर हैं वहां से भी आपको बस मिल जाएगी बद्रीनाथ धाम जाने के लिए। यदि आप ट्रेन से आ रहे हैं तो बद्रीनाथ का जो निकटतम रेलवे स्टेशन है वो आपको मिलेगा ऋषिकेश में और हरिद्वार में। तो आप आपके शहर से ऋषिकेश या हरिद्वार, जहाँ की भी आपको ट्रेन मिल जाए, आप वहाँ आ सकते हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच में कोई बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, ये मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा यदि आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो फ्लाइट से यदि आप आते हैं तो आपको आना होगा देहरादून। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पे आपको आना होगा, और जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से जो बद्रीनाथ की दूरी है वो है 328 किलोमीटर। देहरादून के लिए आपको दिल्ली से फ्लाइट मिल जाएगी और इसके अलावा कई अन्य शहरों से भी आपको देहरादून के लिए फ्लाइट मिल जाएगी। और जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून से बद्रीनाथ धाम जाने के लिए आपको एक सड़क माध्यम से ही आप पहुंच सकते हैं। तो वहां पहुंचने के लिए आपको काफी सारी टैक्सी सुविधा मिल जाएगी। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि हरिद्वार से आगे हमारी बद्रीनाथ की यात्रा हम कैसे कर सकते हैं। तो हरिद्वार से बद्रीनाथ की जो दूरी है वो है 316 किलोमीटर, और ये दूरी तय करने का सिर्फ एक ही माध्यम है, वो है बाई रोड। तो बाई रोड आप यहाँ पर जो सबसे बजट फ्रेंडली ऑप्शन है वो है बस। आप बस से ये यात्रा आराम से हरिद्वार से बद्रीनाथ तक कर सकते हैं। हरिद्वार से आपको बद्रीनाथ जाने के लिए बस मिल जाएगी, जिसका की किराया 1000 रुपये से स्टार्ट होता है। डिपेंड करता है कि वो गवर्नमेंट बस है या फिर प्राइवेट बस है। और सेकेंड ऑप्शन है दोस्तों टैक्सी। आप हरिद्वार से बद्रीनाथ जाने के लिए टैक्सी भी हायर कर सकते हैं। ये जो टैक्सी है इसके रेट्स भी वहाँ पर अलग अलग होते हैं। जैसे 5 सीटर टैक्सी है उसके रेट्स 8000 रुपये पर डे से शुरू होते हैं। 7 सीटर टैक्सी के रेट 10,000 रुपये पर डे से शुरू होते हैं। और जो टेम्पो ट्रेवलर वगैरह होती हैं जो 10 से 15-16 सीटर होती हैं, उनके रेट 16,000 रुपये पर डे से शुरू होते हैं। इसके अलावा यदि आप खुद की गाड़ी से आ रहे हैं, कार से या बाइक से आ रहे हैं, तो जो बस वाला रूट है उसको फॉलो करके आप बद्रीनाथ धाम पहुंच जाएंगे। दोस्तों, हरिद्वार से बद्रीनाथ जाने के लिए आप हरिद्वार से सुबह जल्दी 4-5 बजे अपनी यात्रा शुरू कर दीजिए, ताकि आप शाम को जल्दी बद्रीनाथ धाम पहुंच सके। क्योंकि हरिद्वार से बद्रीनाथ की जो दूरी है वो है 316 किलोमीटर, और इसे पूरा करने में आपको 9 से 10 घंटे का समय लग जाएगा। रास्ते में कभी कभी आपको जाम भी मिल सकता है, जिससे कि आपको वहाँ पर घंटों खड़े रहना पड़ सकता है। इसलिए आप कोशिश करिए कि आपकी यात्रा सुबह जल्दी शुरू करें। जल्दी यदि आप शुरू करेंगे तो शाम को जल्दी पहुँच जाएंगे, और यदि आप टाइम से पहुँच जाएंगे तो आपको वहाँ पर रूम वगैरह ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। क्योंकि देर से जाते हैं तो वहाँ पर फिर आपको रूम वगैरह का किराया भी थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। और जो रश का टाइम रहता है, मई जून का जो टाइम रहता है, जिसमें बहुत अधिक श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, तो वहाँ पर रूम्स मिलने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो एक आपके पास बेटर ऑप्शन ये भी है कि आप पहले से ही आपकी एडवांस बुकिंग कर लीजिए रूम्स के लिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप यदि चाहें, अभी आप यदि बद्रीनाथ नहीं पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं, तो आप बीच में भी कहीं पहले रुक सकते हैं। बद्रीनाथ के पहले भी आपको कई सारी जगहों पर गेस्ट हाउस और होटल्स वगैरह मिल जाएंगे। बद्रीनाथ में भी आपको वहां पर रुकने के, ठहरने के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। वहां पर आप आश्रम बने हुए हैं, उसमें रुक सकते हैं। वहां का किराया 300 से 500 रुपए पर डे के हिसाब से होता है। जो होटल्स वगैरह हैं उनका रेंट जो मई जून का टाइम रहता है, जो उनका पीक सीजन रहता है, उस टाइम वहां पर 3000 से 4000 के बीच में आपको होटल का रूम मिल जाएगा। आप इसके अलावा आप GMVN के डोरमेट्री में भी रात रुक सकते हैं। तो वहां पर डे के हिसाब से, पर नाइट के हिसाब से आपको रुकने की व्यवस्था मिल जाएगी। इसका रेट होता है 400 रुपये पर नाइट। जो डोरमेट्री की बुकिंग है वो आप ऑफिशियल वेबसाइट www.gmvnonline.com से कर सकते हैं। जो यहाँ पर आपकी भोजन की व्यवस्था रहेगी उसमें आपको 150 से 200 रुपये पर थाली के हिसाब से भोजन मिल जाएगा।
और इसके अलावा वहाँ पर लंगर भी लगे होते हैं, तो आप जहाँ पर कहीं लंगर लगे हो वहाँ पर भी आप भोजन कर सकते हैं। बद्रीनाथ धाम में दोस्तों आपको किसी भी तरह का कोई पैदल ट्रैकिंग नहीं करनी पड़ती। मंदिर से थोड़ी ही दूर पर कार पार्किंग की सुविधा है और यदि बस से जा रहे हैं तो बस भी आपको मंदिर के पास तक ही छोड़ेगी। तो आपको वहाँ पर किसी भी तरह की, जिस तरह से हमें केदारनाथ में ट्रैकिंग करनी होती है, आपको बद्रीनाथ में किसी भी तरह की कोई ट्रैकिंग नहीं करनी पड़ती। और हाँ दोस्तों, यदि आप केदारनाथ धाम की यात्रा भी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर एक डिटेल वीडियो केदारनाथ धाम से संबंधित है। ऊपर आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप वो वीडियो जरूर देखिए। आप यदि वहां जाना चाहते हैं तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो अगले दिन सुबह जल्दी आप तैयार होकर के भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए चले जाइए, क्योंकि मंदिर के बाहर सुबह से ही दर्शन के लिए लाइन लगी होती है। हो सकता है कि आपको 2, 3, 4 घंटे भी लाइन में लगना पड़े। आपको थोड़ी सी परेशानी तो उठानी होगी। बद्रीनाथ मंदिर के ठीक नीचे ही तप्त कुंड, गर्म पानी का कुंड बना हुआ है, जिसका कि उच्च औषधीय महत्व है। यह बद्रीनाथ मंदिर और अलकनंदा नदी के बीच में स्थित है। इसे अग्निदेव का विश्राम स्थल भी माना जाता है। यह एक मीठे पानी का कुंड है और इसमें हमेशा ही गर्म पानी रहता है। बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन करने से पहले आप चाहें तो तप्त कुंड में स्नान कर सकते हैं। आप चाहे तो बाजू में बह रही अलकनंदा नदी में भी स्नान कर सकते हैं, मगर दोस्तों ध्यान रखिएगा, अलकनंदा नदी का पानी बहुत ठंडा रहता है। आपको मंदिर में दर्शन के लिए कुछ घंटे तो लाइन में लगना पड़ेगा। वहीं पर आसपास के दुकानों से आपको पूजन सामग्री और प्रसाद वगैरह सब मिल जाएगा, तो आप आराम से मंदिर में दर्शन कर लीजिए। बद्रीनाथ धाम में आप भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के बाद भारत की सीमा के लास्ट गांव माणा गांव की सैर भी कर सकते हैं। यह गांव बद्रीनाथ शहर से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर है। बद्रीनाथ के पास माणा गांव सबसे अच्छे पर्यटक आकर्षणों में से एक है। आप अपने दिन के बाकी का समय में माणा गांव घूम सकते हैं, और यदि आपके पास समय है, आप एक दिन और व्यतीत करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर माणा गांव के पास नीलकंठ शिखर, माता मूर्ति मंदिर, वसुधारा, व्यास गुफा, गणेश गुफा, भीम पुल और संतोपथाल, इन जगहों पर भी घूम सकते हैं। इन जगहों पर घूमने के लिए आपको 1 से 2 दिन का समय लग जाएगा। तो भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के बाद बचे हुए समय में आप इन सारी जगहों को भी घूम सकते हैं। अगले दिन सुबह जल्दी अपनी यात्रा हरिद्वार के लिए शुरू कर दीजिए, ताकि आप शाम तक हरिद्वार पहुंच जाएं। तो दोस्तों अब बताती हूँ आपको कि बद्रीनाथ धाम की यात्रा में आपको कितने दिन लगेंगे। तो 2 दिन तो आपको बद्रीनाथ में रुकना होगा और 1 दिन आपको रुकना होगा हरिद्वार में। तो यदि आप सिर्फ बद्रीनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो आपको कम से कम 3 दिन और 2 रातों का समय तो लगेगा। दोस्तों इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि बद्रीनाथ यात्रा से संबंधित सारी जानकारी मैं आपको दे सकूं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। यदि फिर भी आपकी कोई क्वेरीज हैं, आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, कुछ सवाल हैं, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत मोटिवेट करता है और हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो आगे आने वाले वीडियो में मैं 4 धाम यात्रा और अन्य धामों की यात्रा आपके लिए लेकर आऊंगी। तो मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।